Today we will see question answers of speaking part 3 and the topic is describe a time when you were busy. We will see how you can elaborate your answer with the range of words, proper techniques and tips and tricks. तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आर यू ऑफन बिजी? क्या आप अक्सर बिजी रहते हो? Like I said, day job occupies me behind the students to resolve their queries and to tutor them and to provide with an opportunity of public speaking tips and tricks. Having done dinner, YouTube videos and Instagram reels give a call to work on them, namely content, editing, intro, outro, and posting all together grants a little bit of breathing space in a while. जैसे मैंने बताया कि मेरी जो जॉब है वो मुझे स्टूडेंट्स के पीछे बिजी रखती है क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज है डाउट्स है वो मुझे सॉल्व करने रहते हैं रिजॉल्व यानी कि सॉल्व और मुझे उसको टीच करना होता है ट्यूटर टीच की जगह पर ये वर्ड यूज कर दिया है और उसको ये भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी रहती है कि उसको पब्लिक स्पीकिंग अगर करना है तो उसके लिए कौन सी टिप्स और ट्रिक्स है वो राइट सो डिनर करने के बाद मुझे यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स बुलाती है कि हाँ भाई तू मुझ पर काम कर किस पर काम करना है एग्जाम्पल दे दिया है नेमली कंटेंट एडिटिंग इंट्रो आउट्रो एंड पोस्टिंग सो ये सब कुछ मिलाकर बहुत ही लंबे समय में मुझे बहुत ही कम समय ऐसा देता है कि मैं कुछ सोच सकूं या फिर मेरी जो एनर्जी है वो मैं रिस्टोर कर सकूं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज कोलोकेशन है यानी कि तक अवेलेबल करवाना गिव अ कॉल यानी कि बुलाना नेमली एग्जाम्पल की जगह पर यूज होता है ब्रीदिंग स्पेस यानी कि सोचने के लिए टाइम मिलना या तो फिर एनर्जी प्राप्त करने के लिए टाइम मिलना ठीक है इन अ वाइल यानी कि लंबे समय में और ग्रांट्स यहाँ पर मैं गिव की जगह पर ये वर्ड यूज कर दिया ताकि कुछ मैं नया दिखा सकूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस व्हेन पीपल कीप बिजी लोग जब बिजी होते हैं तो वो बिजी रहने के फायदे और गैरफायदे क्या है On a bright side, it increases the likelihood of productivity as one after another tasks are accomplished, which, from my perspective, takes person closer and closer to success. In other words, it shortens the time to achieve that can take a long while if person is free. What I reckon the downside is it may cause burnout, health crisis, or complexion in relationship when busy becomes routine. अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ब्राइट साइड पॉजिटिव साइड तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं लाइकलीहुड यानी कि चांसेस क्योंकि एक के बाद एक हम टास्क अचीव करते जाते हैं कि जो मेरे हिसाब से किसी भी पर्सन को उसकी जो सक्सेस है उसके और करीब ले जाती है दूसरे शब्द में बताओ इन अदर वर्ड्स तो ये जो सिचुएशन है ना वो कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए जो टाइम लगता है ना वो टाइम कैसा कर देती है बहुत ही घटा देती है कम कर देती है और यही टाइम अगर बंदा फ्री है तो वो अचीव करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा लॉन्ग वेल यानी कि बहुत ही लॉन्ग टाइम तो मुझे जो डाउन साइड लगती है यानी कि डिसएडवांटेज वो ये है कंटिन्यूअसली बिजी होना किसी भी व्यक्ति को बर्नआउट की सिचुएशन तक पहुंचा सकता है बर्नआउट यानी कि एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाना कि जहां पर आप ऐसा फील करें कि अब तो काम करना ही नहीं है अब एनर्जी ही नहीं बची अब थक चुका हूं राइट दूसरा क्या डिसएडवांटेज है कि हेल्थ क्राइसिस हेल्थ इश्यूज खड़े हो जाते हैं और रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आने लगती है क्योंकि प्रॉपर टाइम हम नहीं दे पाते चाहे वो घर वाले हो या फिर फ्रेंड्स हो या फिर अदर कलीग्स हो राइट तो जब बिजी हमारा रूटीन बन जाता है तब ये सारी चीजें होती है आई होप आपको ये हाईलाइटेड वर्ड्स समझ में आए होंगे तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट Do you think children should learn through playing games or under pressure? को क्या लगता है कि बच्चों को गेम्स के द्वारा सीखना चाहिए या फिर अंडर प्रेशर सीखना चाहिए? Education with fun is always fruitful
last longer than theoretical, and kids participate actively in the learning process. The reason being so is games captivate kids' attention. Not only that, but they foster concentration, creativity, and critical thinking as well. Pressure suppresses willingness to be natural and can have negative outcomes. Excessive pressure can result in stress, anxiety, or fear of failure. Then again, pressure turns a coal into a diamond if it is handled. अगर एजुकेशन मजाक मस्ती में सीखने को मिले तो वो हमेशा ही बेनिफिशियल है. बेनिफिशियल की जगह पर क्या यूज किया है? फ्रूटफुल, मीनिंग सेम ही है. और जो भी चीजें पढ़ते हैं बच्चे, वो थियोरेटिकल के हिसाब से बहुत ही लंबे समय तक वो याद रख सकते हैं. और तीसरी चीज क्या है कि ये जो सीखने की प्रोसेस है ना, उसमें बच्चे सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट लेते हैं. या फिर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो बिंदास पूछ लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो भी पूछ लेते हैं. राइट. तो इसके पीछे का रीजन यही है कि जो गेम्स है ना, वो किड्स का अटेंशन पूरा का पूरा हासिल कर लेती है. कैप्टिवेट अटेंशन यानी कि पूरा का पूरा अटेंशन खींच लेना. सिर्फ यही नहीं, पर कंसंट्रेशन भी डेवलप करता है. फोस्टर यानी कि डेवलप, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, और क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव करता है. क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जो हमारी सोचने की क्षमता है, अलग अलग सिचुएशन में एडवांस कर देता है. और प्रेशर क्या करता है कि बच्चे जो नेचुरल बनने की जो इच्छा होती है वो दबा देती है, और उसी वजह से नेगेटिव आउटकम्स आते हैं, यानी कि नेगेटिव परिणाम आते हैं. अगर ज्यादा प्रेशर दिया जाए तो क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी आने वाली है, और फेल होने का जो डर है ना वो बढ़ेगा. फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो प्रेशर है ना, वो कोयले को डायमंड में बदल देती है, अगर कोयला जो है वो प्रेशर हैंडल कर पाए तो. सिमिलरली हमारे लाइफ में भी है. अगर हम प्रेशर हैंडल कर पाते हैं तो हम निखर के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोर्ट्स पर्सन को ही ले लो. क्रिकेट तो आप शायद देखते ही होंगे. विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, तेंदुलकर, बहुत सारे ऐसे नाम है. राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर पीपल में एक्सपीरियंस एट वर्क? जो काम की जगह है वहां पर लोग किस प्रकार के प्रेशर का सामना करते हैं? Various types of pressure are present at workplace. Timeline is one of them. Meeting the tight deadlines within time frame creates anxiety, stress, and fear, especially if work volume is high. In addition, constantly providing high-level work may create bottom line that each task must be done with that level. Not to mention, but innovation, financial, and ethical pressure are also present. कि काम की जगह है वहां बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्रेशर्स फील किए जाते हैं. उनमें से टाइमलाइन नंबर वन है. कि हमने जो टाइमलाइन सेट करी है, अगर वो टाइट है तो वो एंजाइटी क्रिएट करेगी, तनाव आएगा, और डर भी लगेगा. खास करके तब जब हमारे पास काम करने के लिए जो वर्कलोड है ना, वो कैसा है? बहुत ही हाई है, यानी बहुत ही ज्यादा काम है, तब ये सब कुछ होता है. इसमें भी अगर हम ऐड करें, रेगुलरली हाई लेवल का आप काम प्रोवाइड करते हो, तब एक बॉटम लाइन क्रिएट हो जाती है. और ये बॉटम लाइन किसी भी बंदे को सोचने पर मजबूर करती है कि अब तक ये लेवल का काम किया है ना, तो अब इस लेवल का ही काम देना पड़ेगा, और इस लेवल का ही काम करना चाहिए. मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इनोवेशन, फाइनेंशियल और एथिकल प्रेशर भी फील किए जाते हैं. एथिकल प्रेशर, इनोवेशन और फाइनेंशियल तो आपको पता ही होगा. एथिकल क्या है कि हमारी नीतिमत्ता, हम कौन सी नीति से काम करते हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं या फिर बुरा करके हम काम कर रहे हैं. राइट. तो एथिकल का मतलब ये हो गया. नॉट टू मेंशन तब यूज होता है कि जब आपने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ मेंशन कर दिया हो, और उसमें से भी आपको कुछ नया ऐड करना हो. ये इन एडिशन के जैसे ही काम करता है. तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प विथ टाइम मैनेजमेंट? ये जो टेक्नोलॉजी है वो टाइम मैनेजमेंट में किस तरह से हमको हेल्पफुल होती है? With advancement, we are overloaded with gadgets, software, and tools that immensely benefits. Scheduling apps allow one to organize their time,
with reminder or notification to ensure essential tasks are not forgotten. Furthermore, time tracking device shows how much time is spent and in what way, which allows user to monitor and help set priorities. Focus apps, website blocker, cloud storage, and productivity tools also play an indispensable role when it comes to managing time. ये जो उन्नति हुई है टेक्नोलॉजी में उसकी वजह से हमारे पास बहुत ही सारे गैजेट्स सॉफ्टवेयर और ऐसे टूल्स हैं कि जो हमें बहुत ही सारा फायदा देती है इमेंसली बेनिफिट्स यानी कि हम फायदे गिन ना सके उतने सारे तो ये जो स्केड्यूलिंग एप्स है वो हमें हेल्प करती है हमारा टाइम सेट करने में क्योंकि वो रिमाइंडर देती है और नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है ताकि हम हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क है ना वो ना भूले एंश्योर यानी कि पक्का करना फर्दर मोर इसके अलावा क्या है कि टाइम ट्रैकिंग डिवाइसेस हमें ये दिखाता है कि हमने कितना टाइम स्पेंड किया और किस तरह हमने टाइम स्पेंड किया तो ये चीज हमें हमारा पूरे का पूरा एनालाइज करना हो तो उसमें हेल्प करती है और हमें हमारी अगर प्रायोरिटीज सेट करनी हो तो उसमें मदद करती है ऐसी एप्स जो फोकस में हेल्प करें वेबसाइट्स जो अनवांटेड है उसको ब्लॉक करने में हेल्प हो वैसे ब्लॉक्स वेबसाइट ब्लॉकर्स क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव हो गए और प्रोडक्टिविटी टूल्स तो ये सारे के सारे एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर आप गिन लो तो ये सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं कि जब टाइम मैनेजमेंट करने की बारी आए तब इंडिस्पेंसिबल रोल यानी कि इम्पोर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू यानी कि अगर कोई भी पर्सन या फिर चीज या फिर किसी के भी बारे में बात हो तब ये वर्ड आप यूज कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डस टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्ट पीपल क्या टेक्नोलॉजी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है वी आर सराउंडेड बाय डिस्ट्रैक्शंस irrespective of place constant notification from social network emails or advertising company for instance is responsible for loss of concentration not only the internet thing, but multitasking also divides attentions as either task requires specific amount of time and switching tasks can bring about decreased productivity. What's more, digital entertainment, addiction or browsing also take one to sideways. जगह चाहे कोई भी हो हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं कांस्टेंट नोटिफिकेशन यानी कि कंटिन्यूअसली हमको जो नोटिफिकेशन मिलती है वो सोशल नेटवर्क से ईमेल से या फिर एडवर्टाइजिंग कंपनीज से ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारा जो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता ना उसके पीछे के ये कारण है सिर्फ यही नहीं सिर्फ इंटरनेट ही नहीं पर मल्टीटास्किंग भी हमारा जो अटेंशन है ना वो डिवाइड कर देती है दोनों टास्क में और जो टास्क को जितना स्पेसिफिक टाइम चाहिए वो हम नहीं दे पाते और टास्क स्विच ऑन करना यानी कि पहले इस टास्क में थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ी देर बाद इसमें तो ये जो सिचुएशन है ना वो प्रोडक्टिविटी क्या कर देती है बहुत ही घटा देती है ब्रिंग अबाउट यानी कि चांसेस प्रोडक्टिविटी के चांसेस घटा देती है व्हाट इज मोर इसके अलावा भी क्या है कि जो डिजिटल एंटरटेनमेंट अब तो पता ही होगा अगर नहीं पता है तो जो हमारे पास सोशल मीडिया है यूट्यूब है वेब सीरीज देखने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स है वो सारे क्या हो गए डिजिटल एंटरटेनमेंट राइट इसके अलावा एडिक्शन यानी कि आदत और ब्राउजिंग यानी कि सर्फिंग तो ये सारी चीजें किसी भी व्यक्ति को दूर कर सकती है आई मीन कि डिस्ट्रैक्ट कर सकती है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर डू यू लाइक द फास्ट पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ क्या आपको मॉडर्न लाइफ की जो गति है वो पसंद है Honestly speaking, I'm old school. I like to keep things simple and traditional way. Though I'd say I'm open to both life as both have their consequences. Modern life sometimes arises the feeling of burnout, anxiety to keep up with others, or being constantly rushed, whereas traditional life gives mental peace for a few moments, but it leaves you thinking you might be left alone if you do not adopt modern life. All I'm saying is workload makes a decision which life to turn on. अगर मैं सच बताऊं तो मैं पुराने जमाने का व्यक्ति हूँ मुझे जो भी चीज है वो सिंपल और ट्रेडिशनल वे में ही रखना ही पसंद है फिर भी
मैं दोनों लाइफ के रिगार्डिंग ओपन हूँ, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने फायदे और गैरफायदे हैं। मॉडर्न लाइफ कभी कभार क्या करती है, बर्नआउट की फीलिंग बढ़ा देती है। बर्नआउट यानी कि हमारी जो लिमिटेशंस होती है काम करने की, वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है, उसके बाद हम नहीं कर पाते। राइट। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है। या तो फिर लोगों के साथ हमारी जो स्पीड है वो मेंटेन रखने के लिए तनाव पैदा कर देती है। और कॉन्स्टेंटली रश्ड यानी कि कंटिन्यूअसली हम जल्दबाजी करें, तो ऐसी फीलिंग क्रिएट कर देती है मॉडर्न लाइफ। और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल लाइफ क्या करती है कि कुछ देर के लिए हमको मेंटल पीस देती है, पर ये हमको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हम मॉडर्न लाइफ के साथ नहीं चले तो हम पिछड़ जाएंगे। मुझे बस यही कहना है, ऑल आई एम सेइंग इज कि वर्कलोड है ना, वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी लाइफ टर्न ऑन कर दी है। अगर वर्कलोड ज्यादा है तो मुझे मॉडर्न लाइफ अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और मैं आराम से कर सकता हूँ तो ट्रेडिशनल लाइफ तो है ही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर रियली बिजी? जब आप सच में बिजी होते हो तब आपको कैसा फील होता है? Without the shadow of a doubt, exhausted and stressed. Even so, I keep going, pushing my limits beyond imagination, knowing that I'm approaching my dream. This creates a sense of contentment and works as a booster dose to give my all in with enthusiasm. When I have no time to squander, I become the best version of myself, awakening beast mode. Without the shadow of a doubt, यानी कि एक भी शंका के बिना पूरा का पूरा थका हुआ और तनाव से भरा हुआ मैं फील करता हूँ। इवन सो, फिर भी हम हावेवर यूज करते हैं ना, उसकी जगह पर ये यूज होता है। मैं कंटिन्यूअस रखता हूँ काम, मेरी जो लिमिट्स है वो मेरी इमेजिनेशन से भी परे उसको मैं पुश करता रहता हूँ, ये जानते हुए कि मैं अपने ड्रीम के पास पहुंच रहा हूं। तो ये काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन वाला सेंस मुझे देता है, मुझे ऐसी फीलिंग देता है, और एज अ बूस्टर डोज की तरह काम करता है, ताकि मेरे पास जो एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह और एनर्जी है, वो सारा का सारा मैं अपने आप काम में इन्वेस्ट कर दूं। राइट। अगर मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं खुद के लिए सबसे बेस्ट वर्जन बन जाता हूँ बीस्ट मोड जगा के। बीस्ट मोड यानी कि ऐसा मोड कि हम लोग कभी कभार फील करते हैं कि एक के बाद एक हम काम करते जाते हैं बिना थके। राइट। अवेकन यानी कि जगाना, बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ यानी कि खुद के लिए ही सबसे बेस्ट वर्जन हो जाना या फिर बेस्ट वर्जन होना। स्क्वेंडर यानी कि वेस्ट करना, चाहे वो मनी हो, रिसोर्सिस हो या फिर एनर्जी हो, कुछ भी हो वेस्ट करना, इसकी जगह पर आप स्क्वेंडर यूज कर सकते हो। फिर कंटेंटमेंट यानी कि आप सेटिस्फेक्शन ले सकते हो। अल्टरनेटिव वर्ड ही है बियॉन्ड यानी कि के परे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द बेस्ट वे टू डील विथ स्ट्रेस? स्ट्रेस को डील करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? Managing stress is an ongoing process, and it's a fundamental to find a combination of strategies that work best. Understanding what triggers the stress can help develop targeted strategies to address it. Engagement in relaxation techniques like meditation, deep breathing, muscle relaxation can reduce stress. Not only this, but performing physical exercise, walking, listening to music, prioritizing healthy lifestyle, seeking social support, or hobbies are also excellent to cope with stress. स्ट्रेस अगर मैनेज करना है तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जो भी स्ट्रेटजीज हमारे लिए बेस्ट वर्कआउट करे, वैसा कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना बहुत ही आवश्यक है। ये जानना कि स्ट्रेस किस वजह से होता है हमको हेल्प करता है कि स्ट्रेस को अगर हमें दूर करना है तो उसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी पड़ेगी। राइट। ये डेवलप करने में हमको हेल्प करता है। आराम देने वाली जो टेक्निक्स है, अगर उसमें हम इन्वॉल्वमेंट ले, यानी कि इन्वॉल्व हो, जैसे कि मेडिटेशन हो गई, डीप ब्रीदिंग है, मसल रिलैक्सेशन, ये सारी एक्टिविटीज क्या करती है, स्ट्रेस को कम करती है। सिर्फ यही नहीं, पर फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करना, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज करना, चलना, म्यूजिक सुनना,
हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी देना, यानी कि न्यूट्रिशनल फूड खाना और ट्रैश फूड नहीं। सोशल सपोर्ट मांगना, चाहे वो फ्रेंड से हो या फिर फैमिली से हो या फिर कोई भी कलीग से हो, राइट। और जो हॉबीज है उसको एक्सप्लोर करना, यानी कि हमारी जो इंटरेस्ट है उसको ट्राई करना। तो ये सारे के सारे रास्ते स्ट्रेस को डील करने में बहुत ही अच्छे प्रूव होते हैं, राइट। कॉप विथ यानी कि हैंडल, हम कोई भी सिचुएशन हैंडल करते हैं ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कॉप विथ द सिचुएशन। फंडामेंटल यानी कि बेसिक। ऑनगोइंग प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस है वो कैसी है, कंटिन्यूअस है, कोई भी बीच में गैप नहीं है। ट्रिगर यानी कि कोई भी सिचुएशन या फिर इमोशन है उसको जगाना। फिर वर्ड है एड्रेस। एड्रेस यानी कि सॉल्व करना, सॉल्व का सिनोनिम है एड्रेस। दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो कॉप विथ, ठीक है। दोनों ही राइटिंग टास्क 2 में यूज हो सकते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो। अगर नहीं भी हुआ तो भी ये दोनों ही अच्छे वर्ड है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इज सुटेबल टू पीपल इन मॉडर्न सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी में लोगों को सूटेबल हो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल है? It involves finding a balance between various aspects of life, including work, relationship, health, and fulfillment. Lifestyle varies per individual preference, but work life balance is a must to maintain overall well being. Meaningful relationships provide support and a sense of belonging. Balanced diets, involvement in exercise, and getting adequate sleep keeps ailments at bay. Setting targets for personal development and investment of time after it puts one a step ahead in competition. Putting all this together creates a perfect recipe of a quality life. जीवन के जो विभिन्न पहलू है उनमें से बैलेंस फाइंड करना इन्वॉल्व करता है। उनमें क्या आ जाता है, काम, रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ और फुलफिलमेंट यानी कि परिपूर्णता, जो हम चाहिए अगर वो मिल गया तो क्या हो गए, हम फुलफिल हो गए, राइट। तो ये सब कुछ जीवन के अलग अलग पहलू में से एक है, राइट। तो लाइफस्टाइल जो है वो पर्सन के प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज होती है, पर वर्क लाइफ बैलेंस होना ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो वेलबींग है वो मेंटेन करना है इसीलिए, राइट। ओवरऑल वेलबींग यानी कि फिजिकल हमारा हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी। रिलेशनशिप मीनिंगफुल हो तो वो प्रोवाइड करती है सपोर्ट और हम जुड़े हुए हैं ऐसी हमको फीलिंग देती है। बैलेंस्ड डाइट यानी कि न्यूट्रिशनल डाइट, एक्सरसाइज में हमारा इन्वॉल्वमेंट और इनफ स्लीप अगर हम ले तो ये सारी चीजें जो बीमारी है ना उसको बहुत ही दूर रखती है। कीप्स एट बे यानी कि बहुत ही दूर रखना। एलिमेंट यानी कि इलनेस, एडवांस वर्ड है, आप यूज कर सकते हो। फिर है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो टारगेट सेट करना होता है वो, और टाइम जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सब चीजों के पीछे, ये दोनों ही चीजें कंपटीशन जो होती है उनमें किसी भी बंदे को एक स्टेप आगे रखती है। तो ये अगर सब कुछ मिला दो तो क्वालिटी लाइफ की परफेक्ट रेसिपी ये बना देता है। फाइंडिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस प्राप्त करना। इंडिविजुअल प्रेफरेंस यानी कि पर्सन की जो चॉइसेस होती है वो। रिलेशनशिप तो है पर कैसी है, मीनिंगफुल, फालतू वाली नहीं। फिर स्लीप, नींद तो है पर कितनी है, एडिक्वेट यानी कि इनफ, जितनी चाहिए उतनी। एलिमेंट्स और कीपैड में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर पुट अ स्टेप अहेड यानी कि एक स्टेप आगे रखना। परफेक्ट रेसिपी यानी कि प्रॉपर मिक्सचर जो होना चाहिए लाइफ में वो। क्वालिटी लाइफ आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना और अंडरलाइंस वर्ड, ट्राई करना कि आप अपने स्पीकिंग में ऐड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रिलैक्सेशन टेक्निक डू यू यूजुअली यूज? आप आमतौर पर कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करते हैं? The utilization of practices varies on my condition. Supposing I'm completely drained of energy and exhausted, a quick lie down after stretching muscles invigorates me. For anxiety, I listen to melody music and apply guided imaginary, which involves imagining a serene place and visualizing oneself in that environment. This honestly reduces anxiety drastically. In other circumstances, Tai Chi
वर्कआउट, aromatherapy and yoga proves to be fruitful. मैं जो भी प्रैक्टिस अप्लाई करता हूँ वो मेरी कंडीशन के हिसाब से चेंज होती है। मान लेते हैं कि मैं पूरा का पूरा थक चुका हूँ और मुझ में कुछ भी एनर्जी नहीं बची है, तो मसल स्ट्रेच करने के बाद मैं नैप ले लेता हूँ और ये नैप मुझे पूरी की पूरी एनर्जी वापस रिटर्न करता है। इनविगोरेट यानी कि रिफ्रेश। पूरे थक जाने के बाद अगर हम ग्लूकोज ले तो एनर्जी वापस से मिलेगी, बस उसका मतलब ये हुआ इनविगोरेट यानी कि एनर्जी वापस से प्राप्त करना। एंजाइटी के लिए मैं मेलोडी म्यूजिक सुनता हूँ और गाइडेड इमेजिनरी अप्लाई करता हूँ। गाइडेड इमेजिनरी ये इन्वॉल्व करता है कि कोई भी शांत जगह है वो मैं इमेजिन करता हूँ और मैं खुद को उस एनवायरनमेंट में विजुअलाइज करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, एनवायरनमेंट का आनंद ले रहा हूँ, वो सारी चीजें। सच्ची में अगर मैं बताऊं तो ये जो इमेजिनेशन है ना, वो मेरा तनाव ड्रास्टिकली घटा देता है, बहुत ही कम कर देता है। दूसरी परिस्थितियों में ताई ची यानी कि चाइनीज टेक्निक है कि बॉडी की जो मूवमेंट है ना वो आप स्लोली स्लोली करते रहो। उसका पूरा एक फॉर्म ही है, अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। फिर वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज है। अरोमा थेरापी यानी कि आप ले लो फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह कि जहां पर स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही हो, आपको ऐसा लगे कि यार मैं स्मेल लेता ही रहूं, राइट। अरोमा थेरापी और योगा, तो ये जो चारों चीज है वो क्या होती है, हेल्पफुल होती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में या फिर रिलैक्स होने में। क्विक लाइट डाउन यानी कि नैप लेना। दोपहर में खाने के बाद जो हम 15-20 मिनट का नींद ले लेते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, नैप। उसका इडियम है अ क्विक लाइट डाउन। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक हेल्थ विथ द रेंज ऑफ वर्ड्स highlighted this type of words, idioms and phrases so that you can diversify your answers, right? So तब तक के लिए have a nice time, see you soon, bye bye.